सो शुरू करने जा रहे हैं सर क्लास 11th। अकाउंट्स बोले, अकाउंटिंग बोले, अकाउंटेंसी बोले, सर ये जो भी बोलेंगे 1 मिनट के बाद बोलेंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स स्ट्रीम में। फाइन। सो अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में हम जो ये बातें करेंगे ये इट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस। ठीक है, फाइनेंस, वो सब इसके इर्द गिर्द घूमेगा सर। ठीक है, बिजनेस कैसे चलता है, उसकी काउंटिंग कैसे होती है, कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सो जाहिर सी बात है कि यू हैव चोजन दिस कॉमर्स फील्ड। सो इन अकाउंटिंग और इन अकाउंटेंसी और अकाउंट्स में कुछ भी शब्द यूज नहीं कर रहा, उसको 1 मिनट बाद यूज करेंगे। तीनों में डिफरेंस क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कुछ बुक्स क्या लिखते हैं, कुछ राइटर क्या बोलते हैं, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हम उसको देख लेंगे सर। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये एक बात समझ लीजिए कि जो भी हम ये बातें करेंगे इट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस, इट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस। फाइन। सो सारी बातें ऐसी होंगी मतलब कि माल बिका, इतने का बिका, इतने का पैसा बचा, इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, ये सब बातें रहेंगी सर। ठीक है जी। सो अब शुरू करते हैं। सो पहली बात तो हम इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस देख लो सर। कई लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं, कोई अकाउंटिंग बोलता है, कोई अकाउंट्स बोलता है। उन तीनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आप अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो आपको पहले सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए सर, और ये क्या शब्द है सर। ठीक है, सो बात करते हैं सर सबसे फर्स्ट वर्ड अकाउंटिंग। और हाँ, एक दूसरी बात सर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम नया सीखने से पहले उस स्ट्रीम में ना कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जब तक आप उन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझोगे, उन टर्म्स को नहीं समझोगे, उन शब्दों के मीनिंग को नहीं समझोगे, तब तक अकाउंट्स नहीं समझ सकते सर। सो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले अब हम 2-3 लेक्चर्स में उसकी पहले टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करेंगे पढ़ाते हुए, कौन कौन से लाइक आपको मीनिंग पता होने चाहिए, सो दैट हम कोई भी आगे जाके इन फ्यूचर कोई लाइन बोलने, कोई टॉपिक समझाएं, सबसे पहले तो आपको वर्ड समझ आने चाहिए, उसका मतलब क्या है सर। ठीक है, सो हमारे जो 2-3 लेक्चर्स रहेंगे, इट इज डील्स विद टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सर। जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो टर्म्स यूज होते हैं सर, डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करेंगे सर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डेफिनेशंस है जाहिर सी बात है कि एग्जाम में भी पूछी जाती है, लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछे जाते हैं। सो वो जाहिर सी बात है कि तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सर। फाइन। सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग and for like exam point of view, they both are important, and of course there is a special chapter in your books. Fine. So एक दूसरी बात, जो बच्चे डिफरेंट बोर्ड से क्लासेस देख रहे हैं, चाहे वो बच्चा सीबीएसई का है, चाहे वो बच्चा आईसीएसई का है, चाहे वो बच्चा कुछ स्टेट बोर्ड का है, चाहे वो पंजाब बोर्ड का है, चाहे यूपी बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, तमिलनाडु बोर्ड का है, चाहे वो कौन से मर्जी बोर्ड का हो सर कंसेप्ट सेम होते हैं। हर ऑथर की लिखने की अपना अपना तरीका होता है सर, चीजें वही है सर, घुमा फिरा के वही चीजें लिखी हुई है सर। आपको कंसेप्ट समझना है, आपको टॉपिक समझना है, आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर। फाइन। सो ऑथर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, हर एक ने अपनी तरफ से अच्छा लिखा हुआ, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट लिखने की कोशिश करता है। सो बात तो अंडरस्टैंडिंग की, बात तो समझने की है सर। ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हो, चाहे कोई आप और ऑथर यूज कर रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक और बात क्लियर कर दें, अभी तक ना शायद क्लास 10th में कुछ बच्चों की और खासकर स्टेट बोर्ड के बच्चों की हैबिट रहती है कि वो बहुत रट के लिखते हैं। उनको ऐसा लगता है जो बुक में लिखा हुआ ना उसको एज इट इज लिख देना है सर ऐसे यहाँ पे नहीं करना। क्लास 11 से ये चीजें नहीं चलती सर। आपको सिर्फ उस कंसेप्ट को समझना है और अपनी भाषा में उतार देना है सर। इतनी तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो तो इतनी तो बेसिक इंग्लिश आपको आती है कि आप अपनी भाषा में उसको उतार सकें सर। तो शब्द आपके खुद के हो सकते हैं सर, मीनिंग सेम निकलना चाहिए सर। ठीक है, प्रेपोजिशन आपकी अपनी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब्स आपके अपने हो सकते हैं। ठीक है, टेंस आपका अपना हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। इन चीजों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जो भी ये सम टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं ये मेरे शब्द है, ये सारी बुक्स मेरी लिखी हुई है सर।
ठीक है। हम 12-13 साल से लाइक टीच कर रहे हैं कॉमर्स को, सो ये हमारा अपना एक्सपीरियंस हम जो लिख रहे हैं सर। फाइन। सो अगर आप कोई और बुक भी, आप और कोई बुक भी यूज कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें सर। तो मेन बात मैटर करती है कंसेप्ट को समझना, मेन बात मैटर करती है टॉपिक को समझना सर। फाइन। सो आई डू होप आपको समझ आ रहा होगा। आपने क्रैम नहीं करनी चीजें, आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। कोशिश करना कि आप, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करेंगे। सो कोशिश करना कि आपको सिंपल जो लैंग्वेज आपको समझ आती है, आपने उसमें वो कंसेप्ट को समझना है सर। फाइन। तो अपने आप अपने लिख देना है, तो इट विल बी सो हेल्पफुल टू यू। कभी भी आपको अकाउंट्स बोरिंग नहीं लगेगा, कभी भी अकाउंट्स आपको हेडेक नहीं लगेगा, कभी भी अकाउंट्स आपको लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टफ है या डिफिकल्ट है सर। जो बच्चा क्रैम करने की कोशिश करेगा, रटने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इट विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल सर फॉर हिम सर, फॉर दैट पर्सन सर। फाइन। सो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? करें, शुरू करें सर। सो पहले शब्द यूज करते हैं हम, पहला शब्द समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग सर। अकाउंटिंग किसको बोलते हैं सर? सर जो भी बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस की जब लाइक हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वाया जर्नल एंट्री, ठीक है, उसके हम लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, उसको उसके अकेले अकेले का खाता बनता है। जर्नल कैसे रिकॉर्ड होती है आगे जाके डिटेल में समझेंगे सर। जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, कैसे लेजर अकाउंट्स बनते हैं, अलग अलग से कैसे क्लासिफाई की जाते हैं, वो भी आगे जाके अपने आप में पूरा चैप्टर है सर। सो जो बिजनेस की परिभाषा होती है, बिजनेस को जब रिकॉर्ड किया जाता है बाय द वे ऑफ जर्नल, बाय द वे ऑफ नेक्स्ट स्टेप लेजर, बाय द वे ऑफ नेक्स्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस, सो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग करना सर। क्या बोलते हैं इन सभी को? इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म सर, लाइक रिकॉर्डिंग करना। किसकी? बिजनेस एंट्रीज की। किसकी? बिजनेस एंट्रीज की। किसकी बात करूंगा सारे मैं कोर्स के दौरान? बिजनेस। किसकी बात करूंगा? बिजनेस की सर। फाइन। सो जब भी कोई बिजनेस करता है, तो जो भी वो ट्रांजेक्शन्स करता है, जो भी वो लेन देन करता है, या जो भी उसने कुछ रिकॉर्ड करना होता है सर अपना, फाइन। सो उसको रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उसके लिए वैसे जर्नल होता है, हम आगे जाके बताएंगे आपको। कम से कम मुझे 7-8 क्लासेस चाहिए समझाने के लिए आपको जर्नल कैसे पास होती है। फाइन। उसके बाद क्लासिफाइंग लेजर अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनते हैं, उसको समराइज हो जाता है उसमें आगे जाके सर। सो कुल मिला के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में, अगर आप उसको कॉन्टिन्यूस टेंस की फीलिंग में समझो, करने में इट्स अ प्रोसेस। Fine. Doing or recording the transactions, classifying them, summarizing them. In other words, recording them first of all in the first step the journal. In the next step ledger accounts बनाने पड़ते हैं, and third step trial balance बनाना पड़ता है. Fine. So ये सब like process है, it's a continuous process. So उसको हम क्या बोलते हैं? Accounting. क्या बोलते हैं हम इसको? Accounting sir. So it's a day to day work sir. Fine. So आगे मूव करते हैं. Next is accountancy sir. सो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट का नाम है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट का नाम है सर। फाइन। लाइक मैथमेटिक्स, ऐसे हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी ने लाइक यूज की है, वेट, जो आपकी अकाउंटेंसी है, जो अपनी एनसीईआरटी ने यूज की है, उसने भी कौन सा वर्ड यूज की है? अकाउंटेंसी। कौन सा वर्ड यूज किया है उन्होंने? अकाउंटेंसी सर। अकाउंटेंसी मीन्स सब्जेक्ट, a subject which contains the knowledge of accounts, accounting कैसे करनी है, ये सब सर। so it's complete subject सर। fine। so यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे accountancy शब्द भी यूज कर रहे हैं और accounting शब्द भी यूज कर रहे हैं सर। fine। so accounts करने को continuous form में, तो उसको बोलते हैं हम accounting सर। that includes journal entry पास करना, that includes its next step ledger accounts maintain करना। जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? इट विल टेक 7-8 लेक्चर्स। डेफिनेशंस के बाद हम वही करेंगे सर। फाइन। फिर लेजर कैसे मेंटेन होते हैं, उस चैप्टर के बाद हम फिर लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने सीखेंगे सर। फिर उस चैप्टर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो ये सब प्रोसेस है सर। सो इस सारे प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं ना, करना सर। फाइन। तो आपकी एनसीईआरटी ने दोनों शब्द यूज कर लिए, तो उसने अकाउंटेंसी भी यूज की है और उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यूज की है। सर आप क्या यूज करोगे? सर अकाउंटेंसी। सर एनसीईआरटी ने भी क्या यूज किया? अकाउंटेंसी। सर बाकी ऑथर्स क्या यूज करते हैं? कई लोग
अकाउंटिंग शब्द यूज कर रहे हैं, कोई अकाउंट शब्द यूज कर रहा है, चलता है मार्केट में, पर जो टेक्निकली सही शब्द है वो अकाउंटेंसी है सर। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम है सर। मैं क्या टीच कर रहा हूँ? अकाउंटेंसी टीच कर रहा हूँ। जब मैं किसी के बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ किसी बिजनेस के, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अकाउंटिंग। क्या कर रहा हूँ मैं? अकाउंटिंग सर। फाइन। जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या पढ़ रहा हूँ? अकाउंटेंसी सर। लाइक मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैथ्स। मैं क्या कर रहा हूँ? कैलकुलेशंस। दोनों अलग चीज है सर। फाइन, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। सो नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी सर। सो अकाउंटेंसी तो हम वही बात बोल रहे हैं, इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट और अ फील्ड ऑफ स्टडी सर। एक कंप्लीट सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स नॉलेज सर। जो अकाउंटेंसी होती है ना सर, अकाउंटिंग आप कैसे करोगे? अकाउंटिंग तो कोई भी बंदा ना, मतलब क्लर्क तो बहुत जल्दी बन जाता है। एंट्रीज कैसे डालनी है, मुझे लगता है कि वो आई थिंक 1-2 महीने में बन जाएगा सर, समझ आ जाएगा उसको सर। ठीक है, क्या वो अकाउंटेंसी पूरी समझ पढ़ पाएगा? क्या उसको सभी कानून की नॉलेज है? क्या उसको सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस framed by the Institute of Chartered Accountants of India sir, or you can say the government sir. फाइन। क्या उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है? क्या उनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं? क्या उनको कुछ मतलब कि और अदर ब्रांचेस की ऑडिट की नॉलेज है सर? सो अगर किसी इंसान को ये सब चीजों की नॉलेज है तो दैट मीन्स उसको अकाउंटेंसी आती है सर। ओनली सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेना सर, वो बुक कीपिंग होती है। आपकी क्लास 11th की बुक के आगे मोस्ट ऑफ द बुक्स के में बुक कीपिंग लिखा हुआ है सर। फाइन। आपको लीगल मैटर्स ज्यादा नहीं सिखाए जाते क्लास 11th में। ठीक है, लीगल प्रोविजंस के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो आता है, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, AS 10 फिक्स्ड एसेट्स का। फाइन, ये सब तो आती है सर, तो थोड़ा बहुत तो टच होता ही है सर। इसीलिए एनसीईआरटी वर्ड अकाउंटेंसी यूज कर रही है, बिकॉज एनसीईआरटी नोस कि कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हिट होते हैं क्लास 11th में सर। इसीलिए वो वो शब्द नहीं यूज कर रहे, बुक कीपिंग सर। फाइन। सो बुक कीपिंग एक छोटा शब्द है, सिर्फ एंट्रीज रिकॉर्ड करना, लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने, बट विद रिस्पेक्ट टू लीगल प्रोविजंस क्रिएट करना, with respect to circulars, notifications issued by the government and other legal bodies, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी होते हुए अपने अकाउंट्स मेंटेन करना, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं सर। दैट इंक्लूड्स लाइक योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉलेज, लाइक दैट सर। फाइन। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो सब आपको डिटेल में नहीं है, अभी तो बेसिक है क्लास 11th में सर। सो जब आप अकाउंट्स करते हो बाय कंप्लाइंग विद इट्स प्रिंसिपल्स, असूल, concepts and rules and regulations, fine, and accounting standards. So when you do the accounting by incorporating, by following these principles, concepts and rules, and along with the accounting standards and other notifications and circular clarifications issued by the government from time to time sir. So when you do the accounting incorporating all these things, so this we call it as a accountancy sir. उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। सिंपल सरल भाषा में सर, जब नियमों को फॉलो करके, जब लीगल रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग की जाती है सर, तो उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं सर। सिंपल एक शब्द में सर। ठीक है सर, कोई भी कंसेप्ट कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो सर, जब किसी इंसान को एक लाइन में समझ आया था ना, इसके लाइन में एक निचोड़ ये है सर, बैक ऑफ द माइंड में जितना मर्जी नॉलेज क्यों ना पड़ा हो सर, जब तक आप उसको एक लाइन में नहीं समझते ना, तब तक वो हिट नहीं है सर, तब तक वो फिंगर टिप्स में नहीं आता कंसेप्ट सर। सो कोशिश ये करा करो, जितना मर्जी बड़ा कंसेप्ट हो सर, एट द एंड एक लाइन में कंक्लूड करा करो, एक या 2 लाइन में कंक्लूड करा करो सर। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स, आई अंडरस्टैंड कुछ कंसेप्ट्स 1-2 लाइन में कंक्लूड नहीं होते, बहुत टिपिकल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं सर। हार्ट सर्जरी कैसे होती है तो मैं एक लाइन में तो कंक्लूड कर नहीं पाऊंगा सर, कुछ चीजें बहुत टिपिकल है सर। फाइन। सो बट जितना हम कर सकते हैं इन थ्योरेटिकल वे, इन अदरवाइज वे, तो उतना तो हमें करना चाहिए सर। फाइन। कुल मिला के सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कर रहा करो सर। एक अच्छा टीचर वही होता है जो सिंपल भाषा में अपना ज्ञान दे दे सर। एक कंसेप्ट को जितना मर्जी वो डिफिकल्ट कंसेप्ट क्यों ना हो, उसको सिंपल भाषा में प्रो के आपके आगे रख दे सर। सो वही सही टीचिंग मानी जाती है।
उसी को हम सही टीचिंग मानते हैं। दैट मीन्स जो हम बोल रहे हैं बच्चे को वो समझ आ रहा है ना, मैं अपनी नॉलेज नहीं यहाँ पे पेश करनी सर कि मैं क्या कर सकता हूं सर। सर टीचिंग इसको नहीं बोलते, टीचिंग इसको बोलते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो बच्चे को समझ आ रहा है। द पॉइंट इज दिस, क्या सिंपल भाषा आप पढ़ा रहे हो, सिंपल भाषा में समझ आ रहा है सर। अगर पहले दिन में टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दूंगा और सामने वाले बच्चे को समझ नहीं आएगा तो मेरी टीचिंग का क्या फायदा है सर उसकी बात। फाइन, टीचिंग का फायदा तभी है जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको सरल भाषा में समझ आ रहा है, तो हौली धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट को डिफिकल्ट करते जाएंगे, डीप करते जाएंगे और बड़ा करते जाएंगे सर, आपको पता भी नहीं लगेगा सर। फाइन, उसके बाद तो कुछ डेबिट क्रेडिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो आगे जाकर देखते हैं वो सब चीजें। नेक्स्ट आ गया अकाउंट्स। तो आपने अकाउंटिंग की, आपने अकाउंट्स मेंटेन किए, जब आपके सारे बही खाते बनके तैयार हो गए ना, चाहे आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, चाहे आपने कुछ भी फॉलो किया सर, जब सारा कुछ करने के बाद वो चीजें तैयार हो जाती हैं, बन जाती हैं, बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाती है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनके तैयार हो जाते हैं। अब मैंने दो शब्द यूज कर दिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, आगे जाके देखते हैं। कुल मिला के सिंपल भाषा में बही खाते, बही खाते तो सुना होगा ना, क्लास 10th में भी सुना होगा, तो नॉर्मल शब्द है। हर एक बिजनेस क्या अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है? करता है भाई। क्या अपने रिकॉर्ड मेंटेन करता है? जब तक किसी बिजनेस को यही नहीं पता मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ही देर चल पाएगा सर। तो हर एक बंदा कितना माल बेचा होता है, कितना खरीदा, हर एक बंदे को जो वो बिजनेस करता है उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं क्या कमा रहा हूं, क्या मेरा खर्चा और क्या मेरा बिक रहा है सर, और कितना मुझे बच रहा है और कितना मुझे नहीं बच रहा है सर। तो जब वो चीजों को सभी को पेन डाउन कर देता है, इट कुड बी अ केस कि शायद वो जो बिजनेसमैन है वो लाइक कॉमर्स फील्ड का ना हो, उसकी अकाउंट्स को इतनी लाइक बेहतरीन पकड़ ना हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो होते हैं चीजें ना पता हो। सो उसके लिए जब वो एक सीए की हेल्प लेगा तो वो दोनों मिलके एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेट करके जब सीए हेल्प करेगा तो जब वो अकाउंट्स मेंटेन हो जाएंगे, वो जो बही खाते बनके तैयार हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं सर? अकाउंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो कुल मिला के उसमें दो शब्द होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में आगे जाके देखेंगे। पहले मैं टर्मिनोलॉजी समझाना चाहता हूं, बस वो समझा के फिर इसके बाद हम यहीं मूव करते हैं सर। फाइन, तो पहले मैं टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहता हूं सर। फाइन, सो आई डू होप आपको तीनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा सर। एक पहले मैंने क्या बोला था, फर्स्ट शब्द मैंने कौन सा यूज किया था? अकाउंटिंग सर। अकाउंटिंग क्या किसको बोलते हैं? जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जो प्रक्रिया है सर, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग करना सर। फाइन, मेंटेन करना, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन द कंटीन्यूअस फॉर्म सर। फाइन, दूसरा क्या हुआ? अकाउंटेंसी सर। अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं? ये एक सब्जेक्ट का नाम है। जब आप अकाउंटिंग करते हो और बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बाय फॉलोइंग द कानून एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर सर। फाइन, ये हुआ अकाउंटेंसी सर। तीसरा शब्द क्या हुआ बॉस? अकाउंट्स। जो बही खाते बन के तैयार हो गए तो उनको हम एक भाषा में एक शब्द में क्या बोल देंगे? अकाउंट्स। तो नाउ कंक्लूजन ये है सर, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? अकाउंटेंसी। क्या पढ़ा रहा हूं? अकाउंटेंसी। हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग। हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग सर। क्योंकि रोज अकाउंटेंसी इतना बड़ा चीज है तो एक एक चीज निकाल के आपको पढ़ाऊंगा ना। कभी जर्नल पकड़ समझाऊंगा, कभी लेजर समझाऊंगा, कभी ट्राइबल समझाऊंगा, कभी ट्राइबल अपना बीआरएस समझाऊंगा, कभी कौन सा चैप्टर, कभी कौन सा एस्पेक्ट, तो मतलब टुकड़ों में कराऊंगा ना। तो करेंगे हम अकाउंटिंग। क्या करेंगे हम? अकाउंटिंग। इस पूरे सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? सो शुरू करते हैं सर। सबसे पहला शब्द सर, तकरीबन 30-35 डेफिनेशंस हैं जो हमने समझनी है और पढ़नी है। आई थिंक इट विल टेक समथिंग 3, 4, 5 लेक्चर्स। देखते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हमने समझना है, इन डेफिनेशंस को हमने समझना है सर, ठीक है। सो फर्स्ट डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एंटिटी। एंटिटी किसको बोलते हैं सर? जो भी बिजनेस एंटिटी है, जो भी लाइक इंस्टीट्यूशन है जो व्यापार करता है, चाहे वो कंपनी है, चाहे बैंक है, चाहे सिंगल ऑनर है, जिसको हम प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं सर। जब कोई एक बंदा इंडिविजुअली काम करता है अपने बिजनेस में, तुम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो आपने किसी के विजिटिंग कार्ड पे भी लिखा होगा,
देखा होगा प्रॉप का कैसे उनका नाम लिखा होता है सर, यानी कि वो उस बिजनेस का मालिक है सर। फाइन। तो कोई मर्जी इंसान है, चाहे एक बंदा बिजनेस कर रहा है, चाहे दो बंदे इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, चाहे चार बंदे इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो बैंक चला रहे हैं, चाहे वो कंपनी चला रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो जो भी संस्थान बिजनेस कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी। इन अदर वर्ड्स एंटिटी। क्या बोलते हैं? एंटिटी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो एंटिटी किसको बोलते हैं बॉस? एंटिटी किसको बोलते हैं? An entity is a economic unit that performs the economic activities. Economic activities का मतलब क्या हुआ? जो वित्तीय एक्टिविटीज करता है, लेन देन करता है सर, जो वित्तीय लेन देन करता है सर। एक्टिविटी तो कोई भी करेगा ना, मैंने पेन उठा लिया ये भी तो एक्टिविटी है ना, मैंने पानी पी लिया ये भी तो एक एक्टिविटी है ना। सर हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की सर। ठीक है। सो इन अकाउंटिंग एन एंटिटी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो जब भी ये एक बात याद रखना, जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना, हम वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम द अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन। सो अगर कोई हम किसी बिजनेसमैन के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं ना, अगर हम किसी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे जो ऑनर है वो अलग है, जो बिजनेस है वो अलग है सर। हमने बिजनेस का लाइक कैलकुलेशंस करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाने हैं, जो हमने ये जो लेखा जोखा बनाना है, ये जो हमने बनाना है ये बिजनेस का बनाना है, ना कि उसके पर्सनल का। वो जो ऑनर है वो पर्सनली क्या कर रहा है, उसने अपने घर में फ्रिज परचेज किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसने अपने घर में सब्जी परचेज की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है बॉस। उसके घर के खर्चों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो मतलब है वो उसके बिजनेस की एक्टिविटी से मतलब है कि बिजनेस ने कितना माल खरीदा और कितना बेचा। अगर कोई ऑनर बिजनेस में पैसा डालेगा, बीइंग एन अकाउंटेंट मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो अपने बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाएगा तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा सर। मैं तो पाई पाई का हिसाब करूंगा बॉस, सिंपल फंडा। अगर आप मुझे पाई पाई का हिसाब नहीं करने दोगे सो सॉरी, मैं आपके प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। आधी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, आधी ना रिकॉर्ड की, आधी की मैंने कैलकुलेशन लगा दी, आधी की मैंने नहीं लगाई, तो उससे आप क्या अंदाजा लगाओगे कि आपका बिजनेस क्या कर रहा है सर? Whether you are doing good job or not sir, I cannot help you sir। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन हो, तो बीइंग एन अकाउंटेंट मुझे आपको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा और आपके बिजनेस को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी एंट्री टू बी पास्ड, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड सर। आई कैन नॉट टेक अ रिस्क कि मैं कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूं कुछ ना करूं सर। इन अदर वर्ड्स, हम अकाउंटेंट लोग जो बिजनेस होता है उसको अलग मान के चलते हैं, जो ऑनर होता है उसको अलग मान के चलते हैं। बिजनेस में वो कुछ पैसा डालेगा उसकी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी, वो कुछ विड्रॉ करेगा उसकी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। पहला पॉइंट। अगर उसको फॉर एग्जांपल उसको कपड़ों का काम है, वो एक उदाहरण तौर पे एक गारमेंट्स शॉप चला रहा है, उसको जरूरत है अपने एक पैंट शर्ट की, वो अपनी शॉप से लेके अपने घर ले गया, तो उसको भी रिकॉर्ड करूंगा भाई। चाहे उसने अपनी शॉप से पैसा निकाल के ले गया, चाहे वो अपनी शॉप का स्टॉक निकाल के ले गया सर, फाइन, कुछ भी वो एक्टिविटी करेगा सर तो मैं रिकॉर्ड करूंगा सर। मैंने सभी खर्चे, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करना है भाई, उसकी आमदन सब कुछ रिकॉर्ड करना है सर, मुझे कोई मतलब नहीं है सर, वो कर रहे हैं। तभी मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे बता पाऊंगा कि उसने क्या कमाया और क्या खोया सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो ऑलवेज we treat a business as a separate entity and an owner as a separate entity sir। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सो वो सेपरेट यूनिट हम मान के चलते हैं फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मालिक नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बिजनेस हो गया ये सब, बट प्लीज गिव मी अ पावर, चाहे आप ऑनर ही क्यों ना हो, है ना। आप बीइंग अ पेशेंट मेरे पास आए, अगर डॉक्टर को इलाज नहीं करने दोगे तो डॉक्टर अपनी हेल्प कैसे कर पाएगा? आपका शरीर है, मैं ये नहीं मना कर रहा, यू आर द ऑनर ऑफ योर शरीर, मैं ये नहीं कह रहा, यू आर द ऑनर ऑफ योर बिजनेस, आई अंडरस्टैंड दैट, बट प्लीज फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, आई ट्रीट you
as a separate entity and the business as a separate entity sir. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो अकाउंट्स का ये पहला रूल है सर, हम ऑनर को अलग से मान के चलते हैं और बिजनेस को अलग मान के चलते हैं सर। फाइन, जो भी उस एंटिटी की, जो चाहे वो कोई फर्म है, चाहे कंपनी है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इंडिविजुअल फर्म जिसको हम बोलते हैं, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो बैंक, कुछ भी है, वो कुछ भी करेगा, उसकी कोई आमदन होगी, कोई भी खर्चा होगा सर, सर मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा सर। मुझे ऑनर का मतलब नहीं है ऑनर क्या कर रहा है, उसने घर में सब्जी खरीदी ना खरीदी मुझे को मतलब नहीं है, मैं ऑनर की पर्सनल लाइफ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। पर बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन, चाहे वो कोई खर्चा कर रहा है, चाहे कोई आमदन कर रहा है, चाहे वो कोई एसेट परचेज कर रहा है, ठीक है, एसेट क्या होती है आप मोटा मोटा समझ लो, आगे जाके हम बताएंगे। वैसे संपत्ति बोलते हैं जो हमारे खुद के होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, टेक्निकली देखेंगे जाके नेटवर्थ में डिफरेंस होता है, वैसे उसको नेटवर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। एसेट्स कुड बी फाइनेंस फ्रॉम आवर मनी और कुड बी फाइनेंस फ्रॉम द अदर्स मनी एज वेल सर, आगे जाके देखेंगे सर, ठीक है। कुल मिला के समझ लो, बिजनेस ने कोई कार परचेज की हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसने कोई मशीनरी परचेज की हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसने कोई लैंड परचेज की हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसने कुछ भी सेल किया हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, उसने कुछ फॉर एग्जांपल अपना माल बेचा, स्टॉक बेचा, हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे सर। चाहे वो लैंड है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे स्टॉक है, चाहे मशीनरी है, वो सब एसेट्स है। ऐसा भी हो सकता है उसने अपने पैसों से खरीदी हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी के लोन लेके, किसी बैंक से लोन लेके खरीदी हो, दैट कुड बी अ केस सर। फाइन, तो हम ईच एंड एवरी एसेट परचेज करेंगे सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद सर लायबिलिटी क्या होता है डिटेल में समझेंगे, अभी मोटा मोटा बता रहा हूं। देनदारी, अगर बैंक से कोई कर्जा लिया फर्म ने, अगर कोई ऑनर ने बैंक से कर्जा लिया तो हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे सर। इन शॉर्ट, चाहे फर्म का कोई खर्चा है, चाहे फर्म की कोई आमदन है, चाहे फर्म की कोई एसेट परचेज की है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, कुछ भी स्टॉक परचेज किया, उसने कुछ भी परचेज की है, चाहे उसकी कोई देनदारी है कि उसने देनदारी पे कर दी, चाहे इनवर्ट ट्रांजैक्शन है, आ रहा है पैसा जा रहा है, कुछ भी हम सब रिकॉर्ड करेंगे बॉस। फाइन, एंटिटी का सर एंटिटी दो तरह की होती है, एक होता है बॉस बिजनेस एंटिटी, दूसरा होता है नॉन बिजनेस एंटिटी सर। बिजनेस एंटिटी कोई ऐसा व्यापार, कोई ऐसी शॉप, ऐसी कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना सर। किसी बंदे का फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, वो टीवी बेच रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक कैमरा बेच रहा है, ठीक है, वो फैन बेच रहा है, एसी बेच रहा है, उसका मेन काम क्या है? पैसा कमाना सर, वो बिजनेस एंटिटी है सर, ठीक है। किसी का गारमेंट्स का शोरूम है, वो कपड़ा बेच के पैसा कमा रहा है, किसी का जूते का शोरूम है, वो जूता बेच के पैसा कमा रहा है, किसी का कार का शोरूम है, वो कार बेच के पैसा कमा रहा है सर। मतलब कि अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है सर, तो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी सर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेब्लिश्ड होती है, बिजनेस एक्टिविटीज करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बॉस? क्या होता है मुख्य उद्देश्य? पैसा कमाना। क्या होता है? क्या होता है मुख्य उद्देश्य बॉस? पैसा कमाना सर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस एंटिटी। क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी सर। नॉन बिजनेस एंटिटी उसका उलट हो गया सर, जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता सर, जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता सर। जो आप ये नोट्स बना रहे हो ना आप, हाँ एनजीओ बेटा, लाइक एनजीओ जो आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आप कोशिश करना कि आप इसको थोड़ा शॉर्टकट में बनाओ अपनी तरफ से, है ना। लाइक ऐसा मत करना कि आप वर्ड बाय वर्ड उतार रहे हो, नहीं तो आपका बहुत टाइम उतारने में ही खर्च हो जाएगा। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, कुछ चिल मारो आप अपना, ठीक है। बुक्स में भी लिखा हुआ है, मैं भी लिख के दूंगा, बट कुछ बच्चों को नोट्स बना के चीजें याद होती हैं, वो साइड बाय साइड सुनते सुनते लिखते रहते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट क्रिस्प में लिख लो अपनी भाषा में सर, मेन शब्द लिख लो, दैट्स इट, ताकि आप अपने घर जाके अपने शब्दों को खुद रिवाइज कर सको सर, ठीक है। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? फाइन। सो अगर आप सबको ये नोट्स चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, दैट्स इट सर। फाइन। सो नॉन बिजनेस एंटिटी किसको बोलते हैं? जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, कोई एनजीओ चल रही है, कुछ भी चल रही है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है सर, ठीक है ना। सो उसका मतलब, उसका पर्पस क्या होता है?
to serve the people, to serve the society, to serve some community, to serve something, sir. So for example, like किसी ने कोई ट्रस्ट खोल लिया ना, मंदिर खोल लिया, तो उनका मुख्य उद्देश्य लाइक रिलीजियस है ना कि पैसा कमाना है सर. फाइन. सो such organizations and organizations formed for the social services rather than the profit earning, sir. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उसको हम क्या बोलते हैं? एनपीओस. क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एनपीओस. फाइन. सो जो हमने अकाउंटिंग करनी है, वैसे एनपीओ की अकाउंटिंग भी होती है और बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग भी होती है, पर आपके सिलेबस में जो क्लास 11th का सिलेबस है उसमें हम बिजनेस एंटिटीज की अकाउंटिंग करेंगे बॉस. किसकी अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस एंटिटीज की सर. फाइन. अब तो वैसे ना पहले एनपीओस की अकाउंटिंग क्लास 12th में हम करवाते थे बच्चों को, अब तो चैप्टर्स को डिलीट करवा दिया बोर्ड ने, अब तो वो चैप्टर्स है ही नहीं क्लास 12th की अकाउंटिंग में. दिस एनपीओ पर जो बच्चे सीए करते हैं, सीए फाउंडेशन में है चैप्टर एनपीओ सर. एनपीओ की अकाउंटिंग वहां पे आती है सर. फाइन. सो आगे मूव करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. आगे मूव करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन सर. सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर दो लाइन में समझाऊंगा. पहली लाइन लेन देन. पहली लाइन लेन देन. मैंने आपको कपड़ा बेचा, आपने मुझे पैसा दिया, सर लेन देन हुआ ना, ये ट्रांजैक्शन है. ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है सर. फाइन. मैंने आपको अलमीरा बेची, आपने मुझे पैसा दिया, ये मैंने आपको पैसा दिया, बदले से मैंने आपसे एसी परचेज किया. एक तरफ से कुछ जा रहा है, दूसरी तरफ से कुछ जा रहा है सर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये जो ट्रांजैक्शन होती है ना, कि मनी की भी हो सकती है. मैंने आपसे 1 लाख रुपया कर्जा लिया, मैंने 1 साल बाद विद इंटरेस्ट आपको 1,10 वापस कर दिया. पैसा लिया, पैसा मोड़ दिया सर. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है एंड इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी. इट इज ट्रांजैक्शन ऑफ ओनली मनी सर. गुड्स की भी हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज भी हो सकता है सर. हो सकता है मैंने कल गुड्स लियो, हो सकता है मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बोथ लियो. आप डॉक्टर हो सर, मैं आपके पास आया, आपका हॉस्पिटल है, मैंने आपसे ओपीडी सर्विस भी ली और मैंने आपसे दवाई भी ली. मेरा बिल बना उदाहरण तौर पे 2000 का, जिसमें उदाहरण तौर पे 800 की ओपीडी थी और 1200 की मेडिसिन थी सर. तो मैंने आपको 2000 पे किया, तो मैंने आपसे गुड्स भी ली और सर्विस भी ली सर. आपसे गुड्स भी ली और सर्विसेज भी ली सर. हो सकता है अकेली गुड्स की ट्रांजैक्शन हो, मैंने आपसे अलमीरा ले ली और बदले में टेबल दे दिया. एक्स आर्टिकल ले लिया, वाई आर्टिकल दे दिया. हो सकता है कि मैंने एक्स आर्टिकल ले लिया और बदले में पैसा दे दिया हो सर. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? और अकेली सर्विसेज की भी हो सकती है, एंड भी डाला हुआ है और भी डाला हुआ है सर. हो सकता है कि मैंने आपसे केवल, आप डॉक्टर हो, मैंने आपसे ओपीडी सर्विस ली हो, दैट्स इट, और बदले में पैसा दिया हो, आपसे सर्विस ली है सिर्फ. फाइन. यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने आपसे अकाउंटिंग सर्विसेज ली है, ऑडिट सर्विसेज ली है. आप एडवोकेट हो, मैंने आप मेरे बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर हुए, मैंने एडवोकेट की सर्विसेज ली है सर. आप आर्किटेक्ट हो, मैंने अपना घर का नक्शा आपसे बनवा लिया सर. लाइक दैट सर. फाइन. सो इट बिटवीन द टू और मोर पार्टीज, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो ये दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं. सो दो से ज्यादा पार्टीज कैसे हो सकती हैं? सो जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मिस्टर एक्स से मैंने क्या परचेज किया? टीवी परचेज किया. किसने परचेज किया? मैंने. फाइन. और मैंने जो उदाहरण तौर पे जो टीवी था 50,000 का था, 50,000 रुपए का. जब मैं 50,000 पे करने की बारी आई मिस्टर एक्स को, तो मैंने मिस्टर एक्स को कहा कि 50,000 पे करना. उसने मुझे कहा कि मैंने ना आगे मिस्टर वाई को 50,000 पे करने हैं, आप ना मेरे बिहाफ पे मिस्टर वाई को पे कर दो. उसने वाई को फोन लगाया और मेरी बात करवा दी. मैंने कहा ओके, मैंने तो पे करनी है, मुझे क्या दिक्कत है? अगर आप कह रहे हो और वो भी राजी है तो उसको पे कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? तो मैंने जो अपनी पेमेंट की मिस्टर वाई को कर दी सर. अब इस ट्रांजैक्शन में कितने बंदे इन्वॉल्व हुए? 3 बंदे इन्वॉल्व हुए सर.
So two or more parties could be included in the transaction. So two or more parties could be included in the transaction, sir. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? So दूसरी बात, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आजो मैम आजो। It is an economic activity that is recorded in the books of accounts. So ये जो बिजनेस का लेन देन होता है, ये बुक्स में अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाता है सर, इसलिए सिखा रहे हैं सर। फाइन। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलते, आपने पानी का गिलास उठाया, इसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलते, ये थोड़ी अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, ये सब रिकॉर्ड होता है सर। सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको इंपैक्ट डालता है सर। ठीक है ना? जितना ज्यादा माल बेचोगे उतना बढ़िया बिजनेस, जितनी अच्छी अच्छी एसेट्स होंगी और अपनी खुद की होंगी उतना बढ़िया बिजनेस। जितनी एसेट्स बेचोगे, फाइन, सो इट्स अ क्लियर सेंस कि बिजनेस डाउनफॉल जा रहा है सर। फाइन। जितना अच्छा प्रॉफिट कमाओगे उतना बढ़िया सर, जितना कम लायबिलिटी होगा उतना बढ़िया सर। फाइन। सो पर मैं बढ़िया और लाइक घटिया को तो नहीं कंक्लूड करूंगा। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी बिजनेस को जज करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि हर टाइम लायबिलिटी खराब ही होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। सीए में जाओगे, सीए फाइनल में, सीए इंटर में जाओगे, समझ आएगी चीजें सर। इतना मतलब ऐसे खराब नहीं होता, हर बिजनेस के लिए लोन खराब नहीं होता। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लोन के बिना चल ही नहीं सकते। सो मैं ये तो नहीं कंक्लूड कर रहा, बट हाँ इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, they all affect your financial position, sir. They all affect your like value of the business. ठीक है ना? So मेरे पास पिछले साल 5 करोड़ का एसेट था, इस साल मैंने 2 करोड़ का और परचेज कर लिया, तो इसको तो मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, तभी मेरी अकाउंट्स में वो 7 करोड़ का होगा ना सर। जब तक उसको मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तो मेरे कागज 7 करोड़ कैसे बोलेंगे सर? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सो दूसरी बात, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म्स। सर दूसरी बात, जो ट्रांजैक्शन होती है ना वो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है सर, वो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? जो चीजें मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। उदाहरण तौर पे सर मेरे एम्प्लॉय ने मुझे झूठ बोला, सर अब झूठ को मैं कैसे डिफाइन करूंगी कितने रुपए का झूठ है? सर मेरा एम्प्लॉय बहुत मेहनती है ना? कितना मेहनती है, उसको पैसे में कैसे बोलूं, अमाउंट में कैसे डिफाइन करूं सर? सर इन चीजों को एक लिमिटेशन है अकाउंटेंसी की, ये चीजें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सॉरी, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? इन चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे सर। फाइन। जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका मॉनेटरी इंपैक्ट होता है हम सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी ने झूठ बोला, कोई ईमानदार है, कोई डफर है, कोई ब्रिलियंट है, कोई इडियट है, कोई सच्चा है, कोई झूठा है, इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं होते। ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? जो अकाउंट्स होता है ना उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स रिकॉर्ड होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स रिकॉर्ड नहीं होते सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? दूसरी बात, मैंने बोला था आपको 2 चीजों में समझाऊंगा, 2 लाइन में सर। पहली लाइन मैंने क्या बोली? लेन देन। क्या बोला मैंने? लेन देन सर। सर कभी कभी ऐसा होता है कि लेन देन नहीं होता फिर भी वो काउंट के बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लेन देन नहीं हुआ बट हाँ वो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में क्वालिफाई करता है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में लिखा है। एक तो मैंने क्या लिखा है? इट्स एन एक्सचेंज, लेन देन है सर। क्या लिखा मैंने? इट इज एन एक्सचेंज, ये लेन देन है सर। दूसरा मैंने क्या लिखा है सर? उसके अलावा मैंने क्या लिखा है? और मैंने लिखा है इट शुड ब्रिंग अ चेंज इन द एसेट्स, लायबिलिटी और द कैपिटल सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उदाहरण तौर पे सर मेरे पास ना स्टॉक पड़ा था, मेरे गोदाम में आग लग गई और मेरा 50 लाख का स्टॉक जल के बर्बाद हो गया। अभी लेन देन तो नहीं हुआ। हैरी क्या लेन देन है? क्या ये लेन देन है बेटा? मेरे गोदाम में 50 लाख का स्टॉक पड़ा था और वो जल के राख हो गया सर। क्या ये लेन देन है? नहीं। पर क्या इसकी काउंटिंग होगी? यस। क्या मेरा लॉस हुआ है? यस। क्या ये रिकॉर्ड होएगा? आंसर इज यस। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसका फाइनेंशियली आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, आपकी एसेट के ऊपर, आपकी लायबिलिटी के ऊपर,
आपके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है सर, तो वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं। हम आगे जाके समझाएंगे, जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता है ना, वैसे वैसे हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। उदाहरण तौर पे सिंपल भाषा में समझाता हूं, वैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर पूरा अपने आप में आएगा। सिंपल भाषा में समझाता हूं, आपने एक फॉर्च्यूनर कार परचेज की, आपने मींस आपके बिजनेस ने, आपने मींस आपके बिजनेस ने सर एक फॉर्च्यूनर कार परचेज की 50 लाख की सर। एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या 50 साल रहेगी? यस और नो? एक साल बाद क्या उसकी वैल्यू 50 लाख होगी? नो सर, नहीं की वैल्यू 50 लाख है ना। अगर आप एक साल बाद किसी को वैल्यू पूछो उस कार की, उसकी वैल्यू क्या होगी? लगभग 45-46 लाख, लगभग उदाहरण तौर पे, फॉर एग्जांपल, बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है उस गाड़ी की। मैं एक एस्टिमेट लगा रहा हूं, कितनी होगी? लगभग 45-46 लाख। तो हमारे कागजों में पिछले साल वो हमने कितनी रिकॉर्ड की थी? 50 लाख की। तो उस वैल्यू को डाउन करना पड़ेगा ना, तो बोलने से वो डाउन होगा नहीं, रिकॉर्ड करने से होगा। उसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसकी काउंटिंग रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? हवा से तो अपने आप वो हो नहीं जाएगा। तो कागजों में तो 50 लाख लिखा हुआ है, तो उसको घटाना पड़ता है सर। तो उसकी एंट्री पास होती है, जो उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बोलते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना बोलते हैं सर। जो 4-5 लाख रुपए वैल्यू डाउन हुई, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, घिसावट। जो आपने 100 साल कार घिसाई है, चलाई है, उसकी काउंटिंग रिकॉर्ड होती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं सर। ये कोई लेन देन थोड़ी है। बट हाँ, अगर मैं 50 लाख ही लिखे रहने दूंगा अपने कागजों में, है ना, एक साल बाद अपडेट नहीं करूंगा अपने अकाउंट्स को, तो क्या मेरे अकाउंट सही है? नो। एक साल बाद आप बोल रहे हो कि आपकी गाड़ी 50 लाख की, आपके कागज बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी 50 लाख की है, जबकि वो गाड़ी है कितने की? उदाहरण तौर पर 45-46। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू 15 लाख, और आप कितना लिख रहे हो? 50 लाख। ऐसे आप जितना मर्जी इन्फ्लेट कर लो, तो समय समय में अपने अकाउंट्स को अपडेट करना पड़ता है बॉस। इसको हम बोलते हैं घिसावट, को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। बाकी डिटेल में करेंगे सर, पर मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं, क्या ये लेन देन है? क्या ये लेन देन है? क्या ये लेन देन है सर? नो। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? क्या इस घिसावट ने आपकी एसेट की वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट डाला है? यस और नो? यस, डाला है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो दो चीजें हुई, एक लेन देन हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट आपके किसी इवेंट के कारण इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है आपके ट्रांजैक्शन पे, एसेट पे, लायबिलिटी पे, फाइनेंशियल पोजीशन पे सिर्फ, तो वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्वालिफाई करेगा। अगर मैं अकेला लेन देन लिख दूं ना अपनी डेफिनेशन में, तो कल को बच्चा मुझे पूछेगा, जब बच्चों को मैं डेफिनेशन सिखाऊंगा, सर आपने तो बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है अकाउंट्स में, ये तो गुड्स लॉस में फायर आप रिकॉर्ड कर रहे हो। गुड्स फॉर एग्जांपल हमने सैंपल के तौर पे दे दी किसी को, बदले में कुछ मिला नहीं, देना हुआ लेने का कुछ हुआ नहीं, आप ये भी रिकॉर्ड कर रहे हो। हमने किसी को डोनेशन दे दी, हमने सिर्फ दी है, कुछ लिया तो है नहीं, तो लेन देन तो हुआ नहीं, कल दी है, लेना तो कुछ हुआ ही नहीं सर, आप ये भी रिकॉर्ड कर रहे हो। आप तो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर रहे हो। आपने जो बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है लेना देना। सो मैं फिर बोल रहा हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ लेना देना नहीं होता। बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, एक तो लेना देना, और एक ऐसा इवेंट जो आपको इकोनॉमिकली इंपैक्ट करता है सर, दोनों रिकॉर्ड करते हैं बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अब अपनी भाषा में लिख देना बना के सर। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन पेपर में पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप एक चीज लिख के आओ, गलत हो जाएगा ना। भाषा आपकी अपनी, और दोनों चीजें लिख के आनी है बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? फाइन, ओनली दोज इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द मनी फाइन आर ट्रीटेड एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, जो पैसों में तोला जा सकता है। झूठ, सच, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये सब नहीं तोला जा सकता पैसों में सर। इसको मेजर नहीं किया जा सकता सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सो फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 का माल बेचा, ठीक है जी। सो ये ट्रांजैक्शन है बहुत पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए सेल है, दूसरे पार्टी के लिए क्या है? परचेज। मैंने माल बेचा, ये मेरे लिए सेल है, आपने परचेज किया, आपके लिए परचेज है। मेरा माल गया, मुझे पैसा मिला, आपने पैसा दिया, आपको माल मिला। आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा, आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करो, अपने अकाउंट्स मेंटेन करूंगा बस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आई कैन गिव यू डैम गारंटी, आप सिर्फ मेरी बातें सुनते जाओ पेशेंस के साथ, ठीक है ना। एक आधे घंटे में तो अकाउंट्स में प्रो नहीं बना सकते, बट आई कैन गिव यू डैम गारंटी सर, क्लासेस खत्म होने तक सर, अगर एक भी मार्क कट गया ना 100 में से, फिर कहना सर मुझे आके, सर एक मार्क कट हो गया सर। फाइन, एक भी मार्क नहीं कट होगा सर, 100 में से 100 आएंगे सर।
फाइन। सो बस आपने मेरी बातों को सुनना है, मेरा होमवर्क करके आना है सर, मेरा टेस्ट करना है सर, जो मैं दूंगा आपको करने के लिए, बस आपने मेरे साथ साथ चलना है सर। पूरा साल बड़ा अच्छा रहेगा सर, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम समझेंगे सर, ठीक है, विद मैं जितनी बेस्ट एग्जांपल्स आपको दे पाऊंगा वैसे एग्जांपल के साथ हम समझेंगे सर। फाइन, आपको सब कुछ हमारे वीडियोस में, सारी क्लासेस में मिलता रहेगा, तो आप बस जुड़े रहिए सर, ठीक है। सो बाकी का हम कल करेंगे सर। फाइन, सो बाकी का हम कल करेंगे, पर एक दो लास्ट लाइन रहेगी, मैं कंप्लीट करवा देता हूँ एक बार बस। वैसे कंक्लूड हो चुका है, मैंने बोल चुका हूँ, ये मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होनी चाहिए सर, इसका कुछ एविडेंस भी होना चाहिए, लास्ट लाइन इसका कुछ एविडेंस भी होना चाहिए, मैंने कुछ माल बेचे बदले में ये वॉइस तो जनरेट करूंगा ना मैं, ठीक है। सो इनवॉइस एग्रीमेंट कुछ भी होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूं सर। फाइन, इट्स जस्ट अ कंक्लूजन सर, ठीक है। तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये इंपैक्ट होनी चाहिए सर। फाइन, सो उसका डुअल एस्पेक्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्यों, एक पास से जा रहा है एक पास से आ रहा है सर। फाइन, ये जैसे मैंने एग्जांपल दी थी डेप्रिसिएशन की सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, लॉस होता है। फाइन, सो जो कैपिटल को घटाता है, सो दूसरी तरफ लाइक एसेट की वैल्यू हम डाउन करते हैं सर, उससे डबल इफेक्ट होता है सर, ठीक है जी। सो अकाउंट्स में हमेशा एवरी अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन होती है उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, आगे जाके उसको डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, ठीक है। सो आई डू होप आपको समझ आ रहा होगा सर, आई डू होप आपको समझ आ रहा होगा सर। सो ये सब कैश ट्रांजैक्शन एवरीथिंग हम कल करेंगे, थैंक यू सो मच, ठीक है। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, थैंक यू सो मच।